चाहत लड़ना सिखाती है और जरूरत करना सिखाती है। हिम्मत मत हारिए कभी, क्योंकि अक्सर किस्मत और कोशिशों की लड़ाई में कोशिशें जीत जाती हैं। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट आपके सामने है। देखो मैं सिर्फ 2 नंबर से रही हूँ, मैं सिर्फ 5 नंबर से रही हूँ। रो रो के मतलब वो टाइम निकाला, उसमें इतनी गंदी हालत हो गई थी कि चलना भी मुश्किल था मेरे लिए। पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने कभी भी, चाहे मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है, चाहे मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है, चाहे मैं दिमाग से परेशान हूँ, खुश हूँ, मैंने पढ़ाई करी अपनी। आप एसएससी में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए। जितना आप प्रीवियस ईयर को करेंगे, बार बार करेंगे, 4 बार की जरूरत है 4 बार कर दो, 5 बार की जरूरत है 5 बार कर दो। लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी, ठंड में भी रात को 9 बजे 9:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी। कामयाब आपको होना है, कामयाब उन्हें नहीं होना। एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, आपको क्लियर करना है। आप दूसरों की बातें क्यों सुन रही हो? सच्चाई ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। मेरे मन से कभी नहीं आया कि मेरा नहीं होगा। मेन इंसान है वो, उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। घर में ऐसे टेस्ट चलना सबके, कभी मम्मी के टेस्ट हो रहे हैं, कभी दादा दादी के टेस्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम है। 2018 से ही मैंने एग्जाम देने स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने सीपीओ दिया था एंड सीजीएल दिया था, दोनों ही अच्छे गए थे। मेरे अंदर कोई डर नहीं आया एसएससी को लेके कि भाई कोई आके ये बोले कि यार मैं तो 5 साल से रह रहा हूँ, मेरा तो नहीं निकल रहा, मैं तो 3 साल से रह रहा हूँ, मेरा तो नहीं निकल रहा। थोड़ी आप कोशिश करिए, थोड़ी वो कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लगातार आप सभी लोगों को एसएससी सीजीएल टॉपर से मिलवा रहे हैं और अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, तो उन टॉपर से भी हम बातचीत करेंगे और आपको उनकी जर्नी शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है रिंकी यादव जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल में कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता हासिल करी है। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष, जो रियल संघर्ष होता है एक लड़की के जीवन में, वो उन्होंने फील किया। करीब 5 से 6 साल उन्होंने इस तैयारी को दिए। आखिरकार 2021 में उन्होंने सफलता हासिल करी है। बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। आप सभी लोगों को इनकी जर्नी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक अटैम्प्ट के बाद, 2 अटैम्प्ट के बाद हार मानने लगते हैं और अपने आप को कोसते हैं, अपने लक को कोसते हैं कि शायद ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, हमारे आस पड़ोस के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे जानने वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। वही इन्होंने सभी लोगों को एग्जाम्पल सेट किया है। तो इनकी जर्नी को इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग लगातार इस वीडियो को एंड तक देखना। तो रिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहूँगा कि अपनी तरफ से एक शॉर्ट इंट्रो ऑडियंस के लिए दे दीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर पाऊँ। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम रिंकी यादव है और मैं हरियाणा स्टेट के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के वजीराबाद गाँव से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ऑलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर। अगर मैं आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करूँ और शुरुआत में बचपन में आपका कैसा रहा सारा कुछ, कहाँ पर आप रहे और स्कूलिंग कैसी रही आपकी? सर, स्कूलिंग मैंने वजीराबाद से ही करी है। टिल 10th हरियाणा बोर्ड से मैंने अपनी 10वीं पास करी थी, जो हिंदी मीडियम में थी। उसके बाद 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है, इंग्लिश मीडियम में थी मेरी 11वीं 12वीं। और प्रॉपर सर मैं वजीराबाद से ही हूँ, तो यहीं पे ही रहना है। अभी थोड़ा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, फिर हम आपकी एसएससी की जर्नी पर भी आएंगे, कैसे आपकी शुरुआत हुई। थोड़ा आपका फैमिली परिवेश कैसा है, कौन कौन है आपके फैमिली में? सर, फैमिली बैकग्राउंड ये है कि वैसे तो हम देखें तो किसान ही है, बट मेरे फादर अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। 2 हम बहनें हैं और 1 भाई है, 3 भाई बहन है हम, और मम्मी पापा और दादा दादी। आप बड़े हो घर में? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ सबसे। फिर ये आपका आपने ग्रेजुएशन में क्या किया और उसके बाद एसएससी का कब आपने सोचा है, फिर कहाँ से पता चला आपको? सर, ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी ऑप्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने एमएससी किया है मैथ से, बनस्थली विद्यापीठ से। तो एमएससी तक तो ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ करना है लाइफ में, कोई ऐसा एम नहीं था। लेकिन वहां पे फिर ऐसे मतलब बैनर लगे देखे एक दिन कि जो सीनियर दीदी थी उनके आगे लगा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि मुझे जानना चाहिए कि कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि एसएससी नाम का कोई एग्जाम होता है, तो फिर मैंने अपना डिसाइड किया कि मैं एसएससी करूंगी।
फिर आपने एसएससी का कोचिंग वगैरह लिया, डिसाइड जैसे आपने कर लिया, मन बना लिया कि अब मुझे एसएससी करना है। उसके बाद ना एक एस्पिरेंट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं कि अभी तैयारी कैसे करनी है, कोचिंग लेना है नहीं लेना, है ना, कहाँ से रह के तैयारी करेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करना कि घर से हो जाएगा। वो सारी चीज़ शुरुआती फेज़ के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे आपने डिसाइड किया? सर जैसे कि मैं गुड़गांव से ही हूँ, तो दिल्ली बिल्कुल पास में है, तो मुझे पता था कि मुखर्जी नगर गढ़ है, वहाँ से ज़्यादातर बच्चे जो भी सीजीएल करना चाहते हैं या यूपीएससी करना चाहते हैं तो वो सब मुखर्जी नगर रह के ही तैयारी करते हैं। तो मेरा भी फर्स्ट डिसीजन ये था, मैंने कुछ नहीं सोचा कि कैसे पढ़ना है, क्या बेस्ट बुक है, या किसी से वही मैं सीनियर से बात करूं, मैं सीधा जाके मुखर्जी नगर सेटल हो गई और वहां पे फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ये बहुत सही चीज़ बताई आपने, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा ही करते हैं और मुखर्जी नगर में लाखों बच्चों की भीड़ है। यूपीएससी का बात कर लें या फिर एसएससी की बात कर लें, बैंकिंग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं। तो उस फेज़ के बारे में भी थोड़ा बताओ, आप मुखर्जी नगर गए, उसने आपको कितना हेल्प किया, वो डिसीजन आपका सही रहा कि नहीं रहा, ताकि जो एस्पिरेंट्स घर से गाँव से देख रहे हैं वो भी अपना डिसीजन बना पाए? एक्चुअली सर उस टाइम पे ये था कि अभी ना ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हमारे टाइम पे इतना ऑनलाइन कंटेंट नहीं था अवेलेबल। बच्चों को ये, हमारे माइंडसेट हमारा ये था कि अगर हम ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तो ही हम सीख सकते हैं। उस टाइम पे माइंडसेट ये था। लेकिन अब मैं वहां पे मुखर्जी नगर मेरा ज्यादा रुकना नहीं हुआ, मैं 4 से 5 महीने वहां रही थी। और बस ये था कि अब मेरे साथ क्या है, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ज्यादा लोगों से मेरा मिलना नहीं हो पाया। तो मैं ये कहूंगी कि मुझ पे दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं था, कि जैसे कि कोई बच्चा 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो मैंने कभी ऐसे किसी से डिस्कस नहीं किया कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो किसी ने मुझ पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ा, तो मेरे अंदर कोई डर नहीं आया एसएससी को लेके कि वही कोई आके ये बोले कि यार मैं तो 5 साल से रह रहा हूँ, मेरा तो नहीं निकल रहा, मैं तो 3 साल से रह रहा हूँ, मेरा तो नहीं निकल रहा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो आप ज्यादा लोगों से बात मत करिए। आप 10 लोगों से बात करोगे, आपको 10 एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए, ये मत सोचिए कि इसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। ओके, तो अभी मैं जानना चाहूंगा आपका पहला अटेम्प्ट कब आपने दिया सीजीएल का, और फिर अभी 21 में आपका सिलेक्शन हुआ, राइट? तो फिर इसके बीच कितने अटेम्प्ट आपने दिए, और सीजीएल के अलावा कौन से एग्जाम आपने दिए? सर 2018 से ही मैंने एग्जाम देने स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने सीपीओ दिया था एंड सीजीएल दिया था, दोनों ही अच्छे गए थे। सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री में 150 ले लिए थे मैंने, और मेरे सीपीओ में 145 थे। उसके 2018 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मेंस में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, और फिजिकल के प्रिपरेशन के टाइम पे घुटनों में चोट आ गई मेरे दोनों, तो मैं फिजिकल भी नहीं दे पाई थी। फिर मैंने 2019 का दिया। 2019 में भी परिवार की स्थिति लगा लीजिए या फिर जो भी माहौल लगा लीजिए, उसके चलते मैं इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाई, मेरा 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया। 2020 में मुझे ही कोरोना हो गया था, तो पढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो वो मेरे हाथ से गया। तो एट लास्ट फुल टाइम जॉब करते हुए 2021 का मेरा क्लियर हो गया। ओके, ग्रेट। अभी जब हम ऑफ कैमरा बैठे हुए थे तो बातचीत कर रहे थे आपके संघर्ष के बारे में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसको थोड़ा डिटेल में शेयर करो, ताकि जो एस्पिरेंट्स उस पार बैठे हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं कि एक टॉपर्स की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है, ताकि उनकी जर्नी आसान बन सके, है ना। तो उससे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपसे इंस्पायर होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो उस संघर्ष को थोड़ा एक बार आप शेयर करो सकते हैं? बिल्कुल सर, जो पिछले 4-5 सालों में मैंने सीखा है, वो मैंने ये सीखा है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप में कमी है या फिर आप नहीं कर सकते। देखिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है, किसी बच्चे को इतना अच्छा माहौल मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। तो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि 2018 के बाद से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता चला, जैसे मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए गई हुई थी, तो 4-5 महीने के अंदर मुझे पता चला कि मेरे पापा की दोनों किडनी फेल हो चुकी है, और ही वॉज द ओनली अर्निंग मैन इन आवर हाउस। वो अकेले कमा रहे थे, और हम 3 भाई बहन है, हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, हर चीज। तो उसके बाद पॉसिबल नहीं था कि मैं बाहर रह के तैयारी करूं। घर आ गई मैं, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि घर पे कैसी तैयारी होती है, और जिसमें कि फिर घर में कि भाई जो मेन इंसान है वो, उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। घर में ऐसे टेस्ट चलना सबके, कभी मम्मी के टेस्ट हो रहे हैं, कभी दादा दादी के टेस्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम है
कि अब आप माँ बाप पहले से इतने परेशान है तो आप उनको और परेशान नहीं कर सकते हो कि आप मुझे इतने पैसे दो, आप मुझे इस बैच के पैसे दो। टिल एमएससी बहुत अच्छा था, मम्मी पापा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, पापा ने जितना हमने बोला जैसे बोला खूब पैसा लगाया, अच्छे से हमें बिल्कुल पढ़ाया। लेकिन अब वो खुद ही हेल्पलेस हो चुके थे तो वो चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद घर पे ही रह के मैंने फिर सोचा कि अपना खर्चा तो खुद निकाल लूं मैं, तो मैंने ट्यूशंस देने स्टार्ट कर दिए सर। तो 3 बजे से 7 बजे तक लगातार मैं पढ़ाती थी और 7 बजे के बाद तो हिम्मत नहीं बचती थी कि मैं बोलूं। मेरे को मतलब बोलने से ही वो हो गया था, क्योंकि ट्यूशन में किसी बच्चे को आप समझाते हो तो बहुत बोलना पड़ता है। फिर भी मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी, ठंड में भी रात को 9 बजे 9:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी और दिन में भी मैं 4-5 घंटे जो निकलते थे वो मेरे रहते थे। पर ये है कि लकीली पापा का ऑपरेशन हो गया, हमारे ही रिलेटिव ने उनको किडनी डोनेट कर दी अपनी। पर अब लेकिन सिर्फ ऑपरेशन हो जाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जा रही थी, क्योंकि घर के खर्चे, फिर दवाइयों के खर्चे, मेरी मदर की भी दवाइयाँ चल रही थी, भाई छोटा था मेरा। और लेकिन उस टाइम पे फिर ये है कि काम तो करना ही था कंटिन्यू, ट्यूशंस तो पढ़ाने थे। अब आ गया कोरोना। अब कोरोना आने की वजह से क्या रहा कि पापा को ही फर्स्ट वेव में कोरोना हो गया। अब एक इंसान जो पहले ही अभी एक ट्रांसप्लांट करा के वो हुआ है और उसको फिर से कोरोना हो गया और 14 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, कमाने वाला कोई था नहीं, हम बच्चे तीनों। अब उसमें घर में भी इतनी मतलब गंदा माहौल रहता था, मम्मी परेशान रहती थी हर टाइम। तो वो चीज एकदम से माइंड को स्ट्रोंग रखना, फिर पढ़ना, फिर दूसरे लोग बाग ये जैसे कि अब आप जानते हो कि हमारी सोसाइटी की लड़कियों की शादी कर दो कि भाई अगर अभी कोई कल को कोई बात हो गई तो इनका कौन है, इनकी शादी करो, जल्दी से इन्हें निपटाओ। जहां भी खड़े होते थे वहीं यही सुनने को मिलता था, शादी करो शादी करो। तो एक गिल्ट अंदर से पैदा हो गया था एक समाज की तरफ से कि हम अपने माँ बाप के साथ सही नहीं कर रहे आगे पढ़ के। तो वो भी एक दिमाग में वो चीज चलती रहती थी हर टाइम। पर फिर भी ठीक है, अब पापा फिर से मतलब 3 प्लाज्मा थेरेपी के बाद उन्होंने रिकवर कर लिया। 14-15 दिन वो हॉस्पिटल में रह के आए, जैसे तैसे करके समय निकला वो। अब उसके बाद से फिर से कोरोना की वेव आई, सेकेंड वेव में मम्मी, मुझे, छोटी बहन को, दादा दादी को फिर से कोरोना हो गया। अब जो मेरा 2018 वाला अटेम्प्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि घुटनों में चोट आ गई थी। 19 का मेरे इन्हीं के दौरान जिससे पहले चल रहा था, तो उसमें तैयारी का माहौल नहीं था, तो 3-4 नंबर से रह गया। अब जब 20 की बारी आई, सीपीओ का प्री क्लियर कर रखा था और मेरे मॉक में 160-170 नंबर बन रहे थे, बढ़िया। मेरी रनिंग की टाइमिंग द बेस्ट आ रही थी, 4 मिनट में 800 मीटर में अब रनिंग करती थी, मेरा टाइमिंग बढ़िया आ रहा था। अब मुझे कोरोना हो गया, इतना गंदा कोरोना हो गया कि 7 महीने मैं बेड पे रही, रो रो के मतलब वो टाइम निकाला। उसमें इतनी गंदी हालत हो गई थी कि चलना भी मुश्किल था मेरे लिए। मेरा सीपीओ का मेन वो फिजिकल मेरे हाथ से चला गया, 2020 वाला मेरा सीजीएल। और मुझे ये था कि इस बार तो मैं बढ़िया कर लूंगी एकदम, क्यों मेरे मॉक में अच्छे नंबर बन रहे थे, पर वो मैं दे ही नहीं पाई। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने रिकवर किया। उसी दौरान मेरे सगे चाचा जी की डेथ हो गई घर में, 45 ईयर्स के थे वो, जवान मौत मैंने अपने घर में देखी। ठीक है, सब चलता रहा। अब उसके बाद अब पूरा साल खाली था, क्योंकि मैंने एग्जाम 20 का तो निकल गया अटेम्प्ट हाथ से। तो फिर मैंने फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर ली कि अपने देखी जाएगी आगे जो होएगा, तो अपने जॉब करो। फिर अब एक स्कूल में जॉब करते हुए टाइम बचा बचा के पढ़ाई करी, पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने कभी भी, चाहे मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है, चाहे मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है, चाहे मैं दिमाग से परेशान हूँ, खुश हूँ, मैंने पढ़ाई करी अपनी। एट लास्ट 2021 वाला मेरा निकल गया और मतलब प्री में मेरे इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 आए। मतलब मेरी जो इंग्लिश में मैंने थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स किए थे तो वो रंग लाया, तो मेरे अच्छा ठीक ठाक स्कोर बन गया मेरा। तो 21 में सर फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत से इतना कुछ आपने अपनी जर्नी में देखा, इतना कुछ आपने झेला। मैं आपकी स्ट्रेटजी पर भी आऊँगा, और स्ट्रेटजी आपकी जाहिर सी बात है अच्छी रही होगी। कहीं ना कहीं बैड लक आपका रहा कि आपका शुरुआत में ही सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपने 5 साल मेहनत करी, क्योंकि आपने जैसा बताया आपके मॉक में ही अच्छे नंबर आ रहे थे और आपका 1-2 नंबर से कहीं ना कहीं चूक जा रहे थे आप फाइनल सिलेक्शन लेने में। आपकी स्ट्रेटजी पर मैं आऊँगा, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपने आप को मोटिवेट कैसे आप रखते थे। इतना कुछ आपने देखा, आपकी फैमिली में इतनी चीज़ें चल रही थी, बीमारी की बात कर ली जाए, कोरोना में इतना कुछ हुआ, पिताजी आपके संघर्ष कर रहे थे, अपनी हेल्थ से जूझ रहे थे, और आप घर में सबसे बड़ी हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखा, फिर आपने फुल टाइम जॉब भी करी।
तो आप उस टाइम पे क्या सोचते थे, आप अपने आप को कैसे उस टाइम पे इस ऐसी परिस्थिति में मजबूत खड़े आप रहे और लगातार पढ़ाई भी आप करते रहे, तो उसके बारे में बताओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका मन पढ़ाई से उठ जाता है कि अब नहीं मुझे पढ़ना, शायद मेरा नहीं हो पाएगा, शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, बहुत सारे सेल्फ डाउट उनके मन में आते हैं। तो उस बारे में थोड़ा बताओ, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा आपने और क्या सोचते थे उस टाइम, कैसी फीलिंग रहती थी उसके बारे में। देखिए सर, अगर आप जो कर रहे हो मतलब किसी एग्जाम के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो और आप सच्चे दिल से एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको कहीं से कोई मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिल जानता है आपकी जो कोशिशें हैं वो सच्ची हैं, आपने खुद को झोंक दिया है, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप जैसे अगर आप कोशिश करोगे तो आपका अपने आप पे भरोसा बनेगा कि आज मैंने इतना टारगेट सेट किया था, आज मैंने 30 क्वेश्चन का टारगेट सेट किया था, मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए, तो आप खुद पे आपको भरोसा होने लग जाएगा। तो जितना आप अपने आप पे भरोसा करते जाओगे ना, आप हर चीज को फेस कर सकते हो। तो मैंने यही सीखा है कि आपका अपने ऊपर भरोसा बहुत जरूरी है। खुद पे भरोसा रखो कि मेरी कोशिशें सही है, मैंने जो दिन अपना डेली टारगेट सेट करो। मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं अपना मॉर्निंग में टारगेट सेट करती हूँ कि आज मुझे ये अचीव करना है, और अपनी पूरी एनर्जी उसको अचीव करने में आप लगा दो। फिर उसमें मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे दिन आपके अकॉर्डिंग नहीं गया, कोई बात नहीं, कल के लिए रख दो, कल मेहनत करो। तो जैसे जैसे आप अपने आप के साथ लॉयल होते जाओगे ना, आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा, और वो ही सबसे रियल मोटिवेशन है। और फिर भी बहुत लंबा पीरियड ये रहा, कभी ना कभी तो आप परेशान होते ही होगे, कभी ना कभी तो एंजाइटी होती होगी कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाया कि नहीं, इतनी सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। तो फिर एक बार होता है ना कि कंसिस्टेंसी छूट जाती है कि हम 2 दिन 4 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, फिर से वो मोटिवेशन नहीं आ पाता है, लगता है कि अभी तो 4 दिन मेरे वेस्ट हो गए, फिर उस चक्कर में पूरा महीना बर्बाद कर देते हैं। तो वो बताओ कैसे आप कंसिस्टेंट रहते थे उस टाइम जब आप परेशान होते होंगे, रात में आप जब लेटने जाते होगे बेड पर, तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत सी चीज़ें सोचते होगे आप, तो उस फेज के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, एक तो ना सर, जैसे क्या होता है बच्चों का, जैसे 4 दिन तो खूब पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, फिर मन नहीं कर रहा, फिर भी खुद को पुश करेंगे कि पढ़ना है। देखो, गैप ले लो आप जैसे 5 दिन पढ़ रहे हो, अगर आपकी जैसे माहौल ऐसा है कि नहीं पढ़ाई हो पा रही है, खुद के साथ जबरदस्ती मत करो। 2 दिन का गैप लेना है, 2 दिन का गैप लो आराम से, और फिर 2 दिन के गैप के बाद फिर पढ़ाई चालू करो। तो इससे ना एक तो आप कभी लो फील नहीं करोगे, क्योंकि आपने ना एवरेज रखा है, अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस रखा है। मैंने अपनी ना पूरी लाइफ को बैलेंस रखा, मैं लोगों से बातें भी करती थी, हंसती बोलती भी थी, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यही है बस, मतलब अपने ये था कि यार पढ़ी लिखी हूँ, MSc मैथ्स मैंने किया हुआ है, ठीक है, और टैलेंटेड हूँ, बोलना आता है, ठीक है, पढ़ाना आता है, तो कई चीजें थी। तो मैं मतलब वही आती है कि अपने ऊपर भरोसा रहा, कभी आया मैं आपको बताती हूँ सच्चाई, ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है, मेरे मन से कभी नहीं आया कि मेरा नहीं होगा, कभी भी नहीं आया कि मेरा नहीं होगा। हमेशा मेरे को ये रहता था कि मेरी तैयारी में कमी है, मेरी स्ट्रेटेजी में कमी है, तो मैंने शायद कम मेहनत करी है, या फिर मैंने गलत मेहनत करी है, गलत डायरेक्शन में मेहनत करी है। इस बार मैं थोड़ा सही करूंगी, अगली बार फिर मेहनत करूंगी, अगला फिर दूंगी, अगला फिर दूंगी। हमेशा इवन जो 21 वाला था, मैं 21 वाले में भी मैं देते टाइम ये सोच रही थी कि इसमें कुछ कमी रहेगी तो 22 वाला फिर से दे दूंगी। तो ये था। ग्रेट। अभी अगर मैं आपकी स्ट्रेटजी पर आऊँ, उससे पहले आप अपना टाइम टेबल बताओ, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे, क्योंकि आप घर में अब बड़े थे, बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ रही थी, बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ रही होंगी, ठीक है, तो वो टाइम मैनेज कैसे करते थे, क्या टाइम टेबल रहता था, आप रात में पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, कैसे आपका शेड्यूल था पूरा? हाँ सर, जैसे मैंने बताया आपको कि मॉर्निंग में 9 बजे से 2 बजे तक का लाइब्रेरी का रहता था, फिर 2 बजे आके अपना थोड़ा खाना वाना खा के 3 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाता था, 3 से 7, 7:30 लगातार ट्यूशन रहता था। 7:30 से मेरी कोशिश रहती थी कि मैं 8 बजे निकल जाऊं लाइब्रेरी के लिए, फिर 9:30 में वहां से वापस आती थी। रात में मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि जब अगर आपको पूरे दिन मेहनत करनी है तो रात को आराम करो। बहुत सारे बच्चे, मतलब होता है किसी को कि कोई रात को पढ़ पाता है, तो मैं रात को इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी, मैं अपनी नींद पूरी करती थी, दिन का मेरा ये शेड्यूल रहता था। और स्ट्रेटजी आपकी कैसे रहती थी? आप जैसे आपने बोला कि आपका मैथ काफ़ी अच्छा था, तो कैसे अच्छा हुआ वो मैथ आपका, कैसे आप पढ़ते थे मैथ की? अगर बात करें जैसे एडवांस मैथ को लेकर, एडवांस मैथ में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और एडवांस के ज़्यादा वेटेज है ना, वो परसेंटेज और ये रेशो प्रोपोर्शन ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन एडवांस मैथ उनसे नहीं होता। तो एडवांस मैथ की क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती थी? फिर आपके बुक लिस्ट पे भी हम बात करें कि आपकी सब्जेक्ट वाइज कौन से बुक्स आपने फॉलो करी, तो आप कौन सा रिकमेंड करोगे बच्चों को? सर बुक देखिए, मैं बताती हूँ कि आप SSC में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए। जितना आप प्रीवियस ईयर को करेंगे, बार बार करेंगे, 4 बार की जरूरत है 4 बार कर दो, 5 बार की जरूरत है 5 बार कर दो,
7 बार की जरूरत पड़ रही है 7 बार कर दो, पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस रखो। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको। 10th तक का मैथ्स आपको आना चाहिए, कि ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस के 100 क्वेश्चन लगा लिए या आपने 200 क्वेश्चन लगा लिए लेकिन आपको आता नहीं है वो टॉपिक। तो सबसे पहले अपना, कोई भी बच्चा तैयारी में आ रहा है तो वो सीखने की कोशिश करे। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई बच्चा सेल्फ कर सकता है तो वो 6 to 10th मैथ्स अच्छे से पढ़ ले एक बार। और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बैच ले। मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि किसी की अच्छे टीचर की गाइडेंस में बैच लेके तैयारी करते हैं तो एक तो ये रहता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स आ जाती हैं करनी। दूसरा ये रहता है कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा, अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है तो वो आपको कुछ अच्छा ही सिखाएगा, आपको आगे ले जाने में वो हेल्प ही करेगा। तो मैंने भी यही करा था, मैंने मेंस का बैच ले लिया था, गगन प्रताप सर का बैच लिया था मैंने मेंस का। प्री तो सर जैसे आपको बताया जॉब करते हुए निकला था, और मतलब तो बैच मैंने गगन प्रताप सर का लिया क्योंकि काफी चीजें सीखने को मिल जाती है आपको बैच से। फिर उसके बाद जब आप बैच ले लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मार्केट में जो भी बुक आपको अब तो जैसे काफी अच्छी अच्छी बुक आ गई हैं, तो हमारे टाइम पे किरण पब्लिकेशन की बुक होती थी, तो उसमें आप देख लो आपको कहाँ कंफर्टेबल है, जिस बुक में कैसा दिया हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार प्रैक्टिस करो। और लेटेस्ट क्वेश्चन, जैसे 2023 में है हम, तो 2023 में जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है, फिर उससे लास्ट, फिर उससे लास्ट, ऐसे। ओके अभी आपके 2021 की बात करें, और जैसे 2021 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, फिर आपने अपने आप सोचा होगा कि शायद यार एक कुछ गलतियां रही जो मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में करी, अगर वो नहीं करती तो शायद मेरा पहले हो गया होता, है ना। कुछ तो आपने सोचा होगा कि इस बार क्यों हुआ, आपको क्या लगता है कि इस बार सिलेक्शन कैसे हो गया, है ना। तो वो गलतियां कुछ आपने नोटिस करी हो तो उन गलतियों को जरूर शेयर करो, ताकि बहुत सारे बच्चे वो उन गलतियों से करने से बचें, उनको अवॉइड करें, ताकि उनका इतना समय ना लगे, उनका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। हाँ सर, सबसे पहली गलती तो ये थी, जैसे मैंने बताया मैथ्स ठीक था मेरा, तो मैं क्या कर रही थी, मैं मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। मैं इंडिविजुअली, मैंने एक टॉपिक को टाइम नहीं दे रही थी मैं तो, लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने इंडिविजुअली हर टॉपिक को अलग अलग टाइम दिया। जैसे कि अब मेरे को क्या था कि मुझे मैथ्स आती है, मेरे दिमाग में ये फितूर था, तो मैं क्या करती थी, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठी थी, तो 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में और 200 क्वेश्चन हमारे 100 क्वेश्चन हमारे मेंस में आते थे, 21 तक, अब तो पैटर्न बदल गया है। तो मैं वो जैसे मिक्स्ड क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन फिर मैंने बाद में क्या किया, टॉपिक वाइज करा। आप टॉपिक वाइज, जब तक आप हर टॉपिक पे अपनी इंडिविजुअल पकड़ नहीं बना लेते हो तब तक बात नहीं बनेगी। इंग्लिश में मेरी कमी ये रही थी कि मैं रीडिंग तो कर रही थी, जैसे एडिटोरियल्स तो मैं पढ़ती थी, लेकिन मेरे ये था कि मेरी रीडिंग तो अच्छी है, तो मुझे क्लोज टेस्ट और इनकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। मैं सीधा पेपर लगाती थी, तो पेपर लगाती थी तो जैसे उसमें क्या है, दिन का जैसे एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस हो गया। लेकिन मैंने बाद में ये देखा कि मुझे दिक्कत आ रही है, मेरी रीडिंग अच्छी है, स्टिल मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फिर मैंने क्या करा, उसको अलग से लेके बैठी मैं क्लोज टेस्ट को, और एक बार में 25 से 30 क्लोज टेस्ट लगाए। फिर धीरे धीरे हर एक टॉपिक पर मेरी पकड़ होने लगी, तो उससे फिर मेरा ये सारा बेटर होते चले गए सारे सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये मतलब मिक्स क्वेश्चन नहीं लगाना हाँ, है। एक बार इंडिविजुअल टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनाओ, और उसके बाद मिक्स्ड भी आप अलग से, अगर टाइम है तो जैसे वीक में मॉक दे दिया या जो भी है, पर जब तक आप अपनी हर एक टॉपिक को समझोगे नहीं ना आप अच्छे तरीके से, बात नहीं बनेगी। ओके अभी मॉक का जैसे आपने बात करी, तो मॉक कब से स्टार्ट करनी चाहिए एक एस्पिरेंट को? अब पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद करना है ना? कैसे मॉक देना है, सेक्शनल वाइज देना है कि पूरा फुल लेंथ मॉक देना है? कैसे मॉक कब स्टार्ट करना चाहिए, उसका एनालिसिस कैसे करें? सर देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे मान लो पेपर के भी 6 महीने बचे हुए हैं, तो पहले तो अपना सिलेबस पे ही फोकस रखो, ठीक है। जब आपका 70% सिलेबस हो जाए ना, आप तब मॉक लगाओ। क्यों, अब अगर आपने पूरा सिलेबस किया नहीं है, बच्चा मॉक देने बैठ गया, उसमें नंबर उसके कम आएंगे, वो डर जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। जब आपको आपके टॉपिक्स ही पूरे नहीं, आप मॉक में करोगे क्या जब आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी है? तो 70% आप तैयारी कर लो अपनी, उसके बाद आप मॉक्स लगाओ, और एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले तो दिन में 2-2 मॉक जरूर लगाने चाहिए। मॉक से कुछ नहीं होता, मॉक से सिर्फ और सिर्फ आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, और एसएससी में टाइम का बहुत बड़ा रोल है कि टाइमली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। ओके अभी आपका 2021 में फाइनली सिलेक्शन हो गया, और अभी आपको मन चाहिए आपकी पोस्ट मिली है या नहीं मिली है? आगे आपने 2022 भी दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसा उसका कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और 23 आप दे रहे हो, उसकी तैयारी चल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताओ, अभी कैसा चल रहा है सारा कुछ? सर जैसे 2021 में
जब जैसे तैयारी में आते हैं तो हर कोई यही चाहता है इंस्पेक्टर बन जाऊं। लेकिन ये है कि 4600 ग्रेड पे मैंने कुछ पोस्ट नहीं ली, क्योंकि मेरी ये भी थी कोशिश कि मुझे घर के पास मिले। तो ऑडिटर में मुझे उम्मीद है कि मुझे या तो दिल्ली मिल जाएगा या हरियाणा मिल जाएगा, बाकी सब वैकेंसी पे डिपेंड करता है। जो कैग डिपार्टमेंट में स्टेट वाइज वैकेंसीज आउट नहीं होती है अंटिल आपका एलोकेशन आ जाए। तो अभी एलोकेशन आया नहीं है, कुछ पता नहीं है, पर मेरी कोशिश यही थी कि मैं घर के पास रहूं, इसलिए मैंने ऑडिटर को ऑप्ट किया पहले। लेकिन जो मेरी ड्रीम जॉब थी कि इंस्पेक्टर बनना है, फिर वो 21 में पॉसिबल हो नहीं पाई। और 22 भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन जैसे कि बहुत सारे बच्चे शायद रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे शायद रिलेट कर पाएंगे कि कंप्यूटर में बहुत मतलब धोखा दे दिया इस बार। तो मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा स्कोर कम है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 22 में भी शायद डाइसी है। तो इसलिए फिर अभी 23 के लिए भी तैयारी कर रही हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाए। ओके, चलिए, जो नए एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर रिपीटर्स भी हैं, तो उनके लिए आपके क्या कहना है, मतलब क्या आप उनको सजेशन दोगे कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, शुरुआत में कैसे टाइम टेबल बनाए कि इंग्लिश भी उनका हो जाए, मैथ भी हो जाए, रीजनिंग भी हो जाए, कैसे पढ़ना है, 1-1 घंटे सबको पढ़ना है कि पहले मैथ खत्म करना है, क्या आपके एडवाइस होंगे? सर जैसे आप अगर बिल्कुल ही बिगनर है, बिल्कुल ही बच्चा जैसे अभी अभी तैयारी में आया है, तो उसको सबसे पहले तो ये है कि एक तो बैच ले ले। देखो, क्योंकि आप 4 साल तक तैयारी करोगे तब भी तो खर्चा लगेगा ना। देखो, कोई बच्चा बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा या पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो उनकी बात नहीं कर रही मैं, बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। बैच ले लो, उसके बाद आप बहुत ही शांत दिमाग से अपना बैच खत्म करो। इंग्लिश है तो इंग्लिश को आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वो कैब बनानी स्टार्ट कर दो, रीडिंग स्टार्ट कर दो। मतलब अपने आप को एकदम से पुश नहीं करना है कि मुझे एकदम से इतना सारा कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पहले तो सिलेबस देखो सारा कि भाई क्या क्या आता है, 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, वो देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी धीरे धीरे स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं 1 महीने में इतना खत्म कर लेता हूँ, एक महीने के बाद फिर मैं ये कर लूंगा। पूरी मतलब अपनी ना 2 महीने का प्लान अपना बना के चलो और उसी के अकॉर्डिंग अपना डे टू डे टारगेट फिक्स करो और फिर अपनी तैयारी करो उसके ऊपर। चलिए, अब ये हमने आपकी स्ट्रेटजी पर बात कर ली, आपके संघर्ष क्या रहे उस पर हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक पॉइंट ये है कि बहुत सारी लड़कियां भी तैयारी कर रही हैं, उनके भी अब सपने बड़े होने लग गए हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसे घरों में भी देखा गया कि लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि उसको पढ़ाई लिखाई करवाना है। आपने आपके घर में आप लकी रहे कि आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया है ना, और आपके सपनों को दबाया नहीं। जैसा कि आपने अभी बीच में आप बता रहे थे कि आपके ऊपर भी शादी का प्रेशर रिलेटिव्स बना रहे थे, आस पड़ोस वाले भी बनाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, आज तक भी कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा तू जितना पढ़ना चाहती है पढ़। कुछ पेरेंट्स नहीं करते हैं सपोर्ट, तो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मतलब अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। और गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों को ना एक, अगर जैसे मुझे लगता है कि आजकल ना माँ बाप भी चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो कोई उसके हाथ से बुक छीन लेगा। कोई कुछ ही के ही पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं तुझे नहीं पढ़ना। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे तो आपको भी रिजल्ट देना पड़ेगा। कुछ कारणों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आपके मार्क्स तो आपके पेरेंट्स को दिखाई दे रहे हैं ना, आपका रहन सहन तो आपके पेरेंट्स को दिखाई दे रहा है ना कि मेरा बच्चा कैसे सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहा है। तो आप अपनी रहनी दिखाइए अपने पेरेंट्स को कि देखो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट आपके सामने है, देखो मैं सिर्फ 2 नंबर से रही हूँ, मैं सिर्फ 5 नंबर से रही हूँ। या फिर मुझे आप उनको आराम से बैठ के समझाइए। और दुनिया की बातों से अगर आप अफेक्ट हो रही हैं, मतलब जैसे आप कह रही कि भाई बुआ जी ने टोक दिया, मामा ने टोक दिया, चाचा ने टोक दिया, तो इस चीज का कोई इलाज नहीं है। इस चीज का इलाज आपके पास खुद के पास है कि कामयाब आपको होना है, कामयाब उन्हें नहीं होना। एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, आपको क्लियर करना है। आप दूसरों की बातें क्यों सुन रही हो? बस कोशिश ये रखो कि अपने मम्मी पापा को अपने फेवर में रखने की कोशिश करो। वो कैसे, झूठ बोल के नहीं, सच्चे दिल से उनके अपनी कोशिशें दिखाओ उनको कि देखो मैं कर रही हूँ मेहनत। वो मानेंगे, जरूर मानेंगे। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे की सच्ची कोशिशें देख के उसको ये बोलेगा कि तू मत कर। कोई एक आधा, देखो एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। चलिए, बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया, करीब 30 मिनट चल गया ये वीडियो। अभी लास्ट में मैं चाहूँगा कि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मेरे से पूछने में छूट गया हो, आपको लगता है कि ये बात उन तक पहुंचानी है, एस्पिरेंट्स तक ये बात कन्वे करना इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी से लेकर, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से होगा, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट में आपकी कुछ बातें आप शेयर करना चाहो तो क्या मैसेज क्या कहना चाहोगे?
सर बस यही बोलना चाहूंगी कि अपनी हॉबीज को टाइम दीजिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ये मत सोचिए कि एक सरकारी नौकरी ही फिक्स करेगी कि आप कौन है, आप क्या है। ठीक है, आपने सपना देखा है, आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, लेकिन बस अपनी लाइफ को ये मत सोचिए कि एक सरकारी नौकरी जज करेगी। आपको घूमने का शौक है, आप वीकेंड पे टाइम निकालिए। आपको लिखने का शौक है, आप लिखिए। अपनी हॉबीज को फॉलो करिए, लोगों से बात करिए, और मतलब कि शर्म महसूस मत करिए। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बिल्कुल शर्म महसूस मत कीजिए। आप उनसे तो बेटर है कि आपने कोशिश करी। कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जो कोशिश नहीं करते। अपने ऊपर प्राउड फील करिए, खुद को कम मत समझिए, और लाइफ बहुत अच्छी है, इसको खुल के जिए। और बस तैयारी भी करें और बाकी चीजों पे भी, मतलब फैमिली को टाइम देना, बस ये सब भी करते रहिए। मतलब इतना मुश्किल ना समझे लाइफ को। चलिए, और रिंकी जी काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखे होंगे आप इस वीडियो से। आपको मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से कि कैसे रिंकी जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया और आज उनका जो सपना था कि सरकारी ऑफिसर बनना है, सरकारी जॉब लेना है, वो उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन अभी और मेहनत करनी है उन्हें। अभी उनको इंस्पेक्टर बनना है, उसके बाद यूपीएससी का भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने की एक बार लत लग जाती है तो फिर रुकते नहीं है, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ में आ जाती है। शेड्यूल बन जाता है कि मुझे 6 घंटे 4 घंटे पढ़ना ही है, फिर आपका मन नहीं लगता है। तो ऐसा ही शेड्यूल आप भी बनाइए, मोटिवेट रहिए हमेशा और पढ़ाई करते रहिए। एक ना एक दिन आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा और आपका भी ऐसे इंटरव्यू हम कर रहे होंगे इस मोटिवेशन फैक्ट्री के चैनल पर। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज होते हैं आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और मैडम का भी चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे आपको मोटिवेट करते रहते हैं, लगातार आपको गाइडेंस देते रहते हैं, स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।